मित्रों, मेरे इस नए वीडियो पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने अपने मन में चलने वाली कुछ बातों को लेकर के एक अपना लेख जो मैंने लिखा है उसे मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा, आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें भविष्य को लेकर के और वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है सरकार के ज़रिए, उस पर मेरी थोड़ी सी दृष्टि पड़ी, तो उस पर जो मेरा ध्यान गया उसके आधार पर ये लेख बना है। इसे आप सुन लीजिएगा और बस सुन लीजिएगा ध्यान से एक बार। मित्रों व मेरे संबंधियों, आज मैं अपनी कलम के माध्यम से अपनी कुछ महसूस की हुई बातों को आप सबसे साझा या शेयर कर रहा हूँ, जिन्हें पढ़कर या सुनकर आप सबको शायद मेरी बातें शिकायत सी लगेंगी, जिसके लिए मैं इस वार्ता की शुरुआत में ही आपसे सबसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये लेख पूरा पढ़ें या सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है वर्तमान सरकार के पूर्व 2014 से पूर्व तक, जब 2014 से पूर्व जब भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, और वर्तमान सरकार की बुराई या निंदा से पहले मैं इसके पूर्व कम से कम 3 बार 2014 से पूर्व उस ब्लैक एरा यानी कि काले काल के बारे में सोचूंगा। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैं घरेलू गैस खत्म होने पर नए सिलेंडर के लिए अपने पापा के संग लाइन में लगता था, और कई घंटे लगने पर भी, कतार में लगने पर भी अंत में ये बात पता लगती थी कि पीछे के रास्ते से या कोई पिछले दरवाजे से या ट्रक जिसे कहीं दूर पर सुनसान जगह पर सिलेंडरों को ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक नहीं ब्लैक कर दिया है अपने मनमाफिक रेट पर जो उन्होंने सोच के रखा था, और हम पिता पुत्र को या तो खाली हाथ लौटना पड़ता था, या जिसके पास कई करेक्शन एजेंसियों के होते थे उनसे ब्लैक में अधिक मूल्य पर चुकता करके नया गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता था। अक्सर तो मेरी माताजी गैस ना मिलने पर भी मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव में ही खाना पकाती थी। ये रियलिटी है जो सभी के साथ हुआ होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा कि जब सरकार कितने घंटों के लिए वाटर पाइपलाइन का पानी की कटौती करेगी इसका पता नहीं होता था। गनीमत है कि उस समय रोड के किनारे हैंडपाइप प्रचुर मात्रा में होते थे, और जहां नहीं होते थे वहां वाटर टैंक उपलब्ध कराए जाते थे। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगा जब सरकार के पास रमज़ान और ईद के लिए रोड को रोशन रखने हेतु फालतू की बिजली होती थी, जबकि बोर्ड एग्ज़ाम आने पर बिजली की कटौती होती थी। परंतु उपरोक्त बातों के बाद भी कुछ कमी या खालीपन सा लगता है, और खालीपन और कमी का कारण सरकार नहीं बल्कि उसे चलाने वाले स्तंभ प्रतीत होते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि बिना वेल विशर्स के कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकार अपना काम नहीं कर सकती। हर सरकार के अपने वेल विशर होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन और रूस को ही ले लीजिए। इस बात को समझने के लिए ये समझना अति आवश्यक है, इसको मैं ब्रैकेट में कोट कर रहा हूँ रूस और यूक्रेन के लिए, कि इस बात को समझने के लिए ये बात समझना अति आवश्यक है कि चुनाव अर्थात लोकतंत्र के केवल एक दिन का होता है और राजतंत्र 5 साल का होता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि किसी भी देश को, चाहे वहाँ राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो या मिलीजुली सरकार हो, उसे चलाने का कार्य कुछ मुट्ठी भर के लोग ही करते हैं। प्रजा को ये मुट्ठी भर लोग कुछ मुद्दों पर बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से उलझाए रखते हैं, और खुद उलझन में ना पड़े इसके लिए ये कई देशों के पासपोर्ट और वीज़ा की पावर से लेस होते हैं। तो उदाहरण के लिए यूक्रेन और रूस को जो मैंने बात कर रहा हूँ उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। रूस
के सुपीरियर नेता पुतिन का गुस्सा यूक्रेन के सुपीरियर नेता जेलेंस्की से है। दोनों की लड़ाई होती है और कमज़ोर देश यूक्रेन परंतु बहादुर देश की हालत अधिक दयनीय मालूम पड़ती है। लेकिन दोनों देशों में एक बात कॉमन है और वह बात यह है कि दोनों देशों की आम जनता अर्थात वोटर्स की जान पर आफत है, क्योंकि दोनों सुपीरियर नेता जीवित हैं। इन्हें कोई चोट नहीं लग रही है, खरोंच तक नहीं आ रही है, आम ही लोग मर रहे हैं। तो चलिए अब अपनी बात अर्थात हमारे देश की बात करते हैं। प्रियजनों, सरकार का मतलब है फौलाद। सरकार का अर्थ है आरसीसी की मजबूती। सरकार का मतलब है देश की सुपीरियर पावर या जनता का प्रतिनिधित्व। परंतु हम आम वोटर अपनी इस सुपर पावरफुल सरकार से मांग क्या रहे हैं? मंदिर, हिंदू मुस्लिम? ये देखकर प्रतीत होता है कि मानो हम आज भी उस पिछड़े असंगठित 1947 के पूर्व के भारत में रह रहे हों, जहां आए दिन हिंदू मुस्लिम का फसाद होता था। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि हम सरकार का प्रयोग करके नया भारत विकसित ही नहीं करना चाहते हैं। अगर हम कुछ विवादित स्थलों के मुद्दे को निपटाने की बात करते हैं तो हमें ये कंठस्थ होना चाहिए कि ये बात तो कोर्ट द्वारा पूरी होनी थी, और इस बारे में ना तो हमें खुश होना चाहिए और ना ही दुखी। यहाँ पर राम मंदिर जैसे मुद्दों की बात हो रही है। वह जैसा भी फैसला है, हमें देश की शांति और खुशहाली बनाए रखने के लिए मानना ही चाहिए। बल्कि विषय तो ये है कि जो सरकार हमारा प्रतिनिधित्व करती है, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसका प्रयोग नागरिकों की आकांक्षाओं और भविष्य को सुरक्षित करने के किस स्तर तक हो सका है। बात तो तब होती जब जनता और विद्यार्थी सड़क पर इस बात की शांति मार्च निकालते कि देश में सबको समान शिक्षा मिले, और ऐसे गुरुकुल हर शहर में होते जहाँ सब कुछ ट्रस्टी होता या सरकार के सब्सिडी पर होता। डिस्टेंस लर्निंग में गीता, रामायण और वेद शास्त्रों और आयुर्विज्ञान का ज्ञान कहीं भी रहकर कम से कम या ना के बराबर शिक्षा मूल्य देकर प्राप्त हो जाता या इसका अध्ययन होता। किसान को अंतिम व्यक्ति नहीं प्रथम व्यक्ति की संज्ञा दी जाती। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलता, और बहुत कुछ हो सकता था जो मैं नहीं परंतु मेरे जैसे और भी आम व्यक्ति सोचते हैं। मैंने अपनी बात इसमें रखी है, लेकिन और भी लोग हैं दुनिया में जो मुझसे योग्य ज़्यादा हैं या नए उम्र के स्टूडेंट्स हैं जो इससे भी अच्छी बात, लेकिन जो हो सकती है वो सोचते हैं, लेकिन वो बात मोदी जी तक पहुंच नहीं रही है। क्योंकि जो नीचे के नेता हैं, छोटी मछली, वो हिंदू मुस्लिम से मुक्ति नहीं देने दे रही है इस हिंदुस्तान को। परंतु आज अंग्रेजों से मुक्ति पाने के 75 साल बाद भी हम हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में उलझे हैं। यही मेरे इस लाइन जो है, ये मेरे इस लेख का अंत है। कि हम आज भी हिंदू मुस्लिम में ही उलझे हुए हैं। अगर मेरा लेख आपको अच्छा लगा हो या सबसे अलग हटके लगा हो, या आपको लगता हो कि इसे और अच्छे से विकसित करके आप स्वयं एक यूट्यूब का चैनल बना करके उसमें इसी बात को मुद्दा बना के आगे कुछ लाइन जोड़ सकते हैं, या ऐसा कोई बात जिसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, एज ए शिकायत भी बोल सकते हैं, उसे आप अपना वीडियो में शामिल कर लीजिए। और मेरी बात पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।